तो यहां तक क्लियर कर लिया था हम लोगों ने। अब नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। तो जब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की, या हम यहां पर देखो क्या लिख दिया गया, प्रोजेक्शन और या फिर क्या लिखा गया है, और कंपोनेंट, ठीक है। या कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्शन कुछ और नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो कंपोनेंट ही है। और कैसे हमें देखना है, ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट। तो सवाल उठता है कि ये तो हम लोग कर चुके हैं ना पहले, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको क्या बताया था कि अगर यहां पर ए है और ये थीटा है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा कंपोनेंट। तो अगर हम देखें तो ये वही चीज है जो हम पढ़ चुके हैं, ये वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसे फिर स्पेशली यहां पर क्यों पढ़ा जा रहा है, इसे इसलिए स्पेशली पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहां पर जो चीजें हमने की थी वो सिंपल बस मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया जाएगा वेक्टर फॉर्म में। जैसे उसने आपसे कह दिया कि एक वेक्टर ए है जिसकी कोई भी वैल्यू उसने दे दी, आई और जे और के फॉर्म में मान लिया दे दिया आई प्लस जे प्लस 2 के कैप, और उसने कह दिया इसका कंपोनेंट आपको बताना है एक दूसरे वेक्टर के अलोंग जिसकी वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस 3 के कैप। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया। अब जैसे ये हमने आपसे कहा ए का थीटा साइड कंपोनेंट, आपने कहा ए कॉस थीटा, लेकिन अगर हम कहते हैं ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो नहीं समझ में आएगा क्या होगा। तो अगर इस टाइप से भी कंपोनेंट पूछा जाए, ए का बी के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, तो उसे आप कैसे निकालेंगे। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। जैसे जब आपसे ये कंपोनेंट पूछा जाएगा तो आपसे हो सकता है यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका पूछा जाए, और यह हो सकता है वो पूरा वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछ दे। तो मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है और वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ रही है, जो कि आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी, ये वाला पॉइंट कि ए का थीटा साइड कंपोनेंट कॉस, तो अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये बहुत आसान है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर, क्योंकि इसी चीज को बस हमें वेक्टर फॉर्म में तो लिखना है, और क्या करना है, इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे बस। और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दो चीजें, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस दो चीजें मिल जाए तो हमें यही काम करना है, लेकिन उसे वेक्टर के अकॉर्डिंग करना है बस। तो क्लियर हो गया ना, मतलब ये कोई डरने वाली बात नहीं कि प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर क्या है, क्योंकि कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। प्रोजेक्शन का मतलब कुछ नहीं, कंपोनेंट है बस, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो समझ लेते हैं यहां पर कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। देखो यहां पर डायग्राम, जो डायग्राम यहां पर दिखाया गया है उसमें एक वेक्टर आपको ये दिखा दिया गया है जो ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर ये दिखा दिया गया जो बी वेक्टर है। आपको कंपोनेंट निकालना है ए का बी के अलोंग। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इधर, या आपसे पूछा जा सकता है ये वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। तो आपको याद होगा कि जब हमने आपको ये मैग्नीट्यूड वाला, ये कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो हमने आपको क्या बताया था कि जैसे एफ लिखा होता है और यहां पर दे दिया एंगल थीटा, तो उसने कहा कि आपको ये कंपोनेंट बताना है इधर क्या होगा। तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी ऐसे एरो बनाकर लिख देते हैं एफ कॉस थीटा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि कोई हमें नाप के तो बताना नहीं होता है, सिर्फ लिख के ही तो बताना होता है, तो हमने लिख दिया। लेकिन हमने वहां पर आपको समझाया था कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए इसका कंपोनेंट एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होगा, बल्कि इसको यहां से जब परपेंडिकुलर मिलाया जाएगा तो ये जो एफ कॉस थीटा है वो वास्तव में यहां से लेकर बस यहां तक होगा। मतलब इतनी वैल्यू जो होगी ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा, आगे का पार्ट नहीं। वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आगे का पार्ट नहीं लेते, तो सिर्फ इतना पार्ट होता है एफ कॉस थीटा। आप देखो यहां पर अगर हमें इसका कंपोनेंट इधर देखना है तो हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला, कंपोनेंट यानी कि प्रोजेक्शन यानी कि कंपोनेंट, तो हम लोग यहां पर जो ये वेक्टर फाइंड आउट करेंगे ओ से लेकर एम तक, ओ एम वेक्टर, इसी को हम क्या कह देंगे, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो अगर उसने आपसे यहां पर पूछा सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब हमें सिर्फ किसकी वैल्यू बतानी है, ए कॉस थीटा की। और अगर उसने इसको वेक्टर फॉर्म में पूछा तो मैग्नीट्यूड ये हो गया और बी की डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ना, मतलब इसके साथ में बी की डायरेक्शन को लिख दो, वही प्रोजेक्शन हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं यहां पर।
तो ये जो ओ एम वेक्टर हो जाएगा, ओ एम वेक्टर, ओ से एम तक, इसी को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर। ठीक है, तो आप लिखो यहां पर ओ एम के आगे प्रोजेक्शन ऑफ ए along B, प्रोजेक्शन ऑफ ए along B, ए का बी के along प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए along B। अब हमने अभी आपसे क्या बताया कि मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है, तो पहले इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम, तो ओ एम का मैग्नीट्यूड आप देखो यहां पर पहले, फिर बाद में नोट करना, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड। लेकिन हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहां पर देखो कि हमने पढ़ा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई ए भी नहीं, बी, ए कॉस थीटा लिख रहे हैं ना, ए कॉस थीटा, तो सिर्फ बी बचेगा ना, बी नीचे आएगा, ए कॉस थीटा तो बी नीचे आएगा, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। तो यहां पर ये जो ए कॉस थीटा हमने लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ये क्या हो जाएगा ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ओ एम वेक्टर। ठीक है, मॉड ऑफ ओ एम वेक्टर, बात क्लियर हो गई। तो आप यहां पर देखो कि ये बहुत ही मतलब एकदम सिंपल ही है, बस आपको इस ए कॉस थीटा को कैसे लिखना था, ए डॉट बी अपॉन बी में। अब आप सोचो कि आपको दो वेक्टर दिए जाए ए और बी, और आपसे कहा जाए ए का कंपोनेंट बी के अलोंग बताओ, तो आप क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, और ए डॉट बी कैसे करेंगे पीछे आपको बता दिया गया, और डिवाइडेड बाई बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, उससे डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ए डॉट बी तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं, तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। नोट करेंगे इतना पहले, इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म नीचे लिख लेंगे। वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो पहले हम यहां पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड, देख लो एक बार पहले, फिर नोट कर लेना। पहले हमने लिखा मैग्नीट्यूड, फिर और क्या चाहिए, डायरेक्शन, तो ये ओ एम वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में है, तो बी का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी के यूनिट वेक्टर से, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, बी का यूनिट वेक्टर। तो अब आप देखो ये ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या निकला है, ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई बी, और ये जो बी है उसको, ये तो ओ एम की वैल्यू हो गई, और बी जो यहां पर है बी का है, उसको हम कैसे लिखेंगे, बी डिवाइडेड बाई बी, और या फिर इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी एंड यहां पर हो गया बी एंड डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। नोट कर लेना, तो क्लियर हो गया ना, कुछ ऐसा बहुत खास रटने वाला नहीं, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो आपको इतना सब करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, पहले भी दिए गए कि आपको क्वेश्चन, अब उसने कह दिया ए वेक्टर का बी के अलोंग आपको मैग्नीट्यूड बताना है, या फिर उसका प्रोजेक्शन आपसे कह दिया गया, या प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया गया, तो ये तो ऑप्शन से क्लियर होता है। कई बार करते क्या है कि आपको वहां पर कहेंगे कि ए का प्रोजेक्शन बताइए बी के अलोंग, लेकिन वो आपको वहां पर जो देते हैं, मतलब क्वेश्चन में लिखकर नहीं देते, जस्ट आपको क्या करते हैं वहां पर ऑप्शन से आपको देखकर पता चलता है कि उसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है या उसे हमें स्केलर फॉर्म में, यानी कि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। तो वो चीज अभी आएगी क्वेश्चन में, तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी यहां पर
खुद ही देख लेंगे कि अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और अगर उसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो जिसके अलोंग चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही तो करना है ना। तो याद रहेगा ना सभी को, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला अभी इस पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सारे डॉट प्रोडक्ट के जो भी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट बस ये और बचा है, इसके बाद यहां से फिर वेक्टर प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है सब कुछ लिखा हुआ है, बस एक बार समझना है। और ये जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये यहां भी यूज होगा और आगे कहीं भी यूज हो सकता है। जैसे आप समझ लो, पहले फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहां पर आपको एक चार्ज दे दिया जाए Q, ठीक है, मान ली एक प्लस Q चार्ज है, और आपसे कहा जाए R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू क्या होगी। तो R डिस्टेंस पर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आई थिंक सभी को पता होगा, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। नहीं पता है तो यही होता है फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। हम लोग ये आगे पढ़ेंगे भी। यही क्वेश्चन अगर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो हमने क्या कह दिया कि एक प्लस Q चार्ज रखा गया है 1, -2, 3 पर, ठीक है, इस लोकेशन पर उस चार्ज को रखा गया है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, 7 एंड 6। इस लोकेशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। अब क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन देखा जाए तो वही तो है कि एक चार्ज है उसके कारण एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जबकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाला फॉर्मूला पता हो। तो वेक्टर वाला फॉर्मूला आसान है, वो हम लोग देख लेंगे। अब उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो Q/r² आएगा ना, तो उसमें R की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो जो R है वो कैसे निकालोगे, वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि एक ब्लॉक है जो पहले था 0,0,5 पर, ऐसे मान लिया, और उसके बाद हम उसको खींच कर ले गए एक दूसरी लोकेशन पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 9, 2, ठीक है। आपको इस पर लगाया गया जो फोर्स है वो दे दिया गया कि एक फोर्स लगा दिया ऐसे, और इसको हम खींचकर यहां तक ले गए। अब आपको ये बताना है, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में उसने दे दिया, आपसे कहा बताओ वर्क डन कितना होगा। फोर्स भी उसने दे दिया, मान लिया उसने फोर्स जो दिया है वो दे दिया 2I + 3J एंड + 4K कैप, ठीक। अब आपसे उसने कहा बताओ वर्क डन कितना होगा। अब वर्क का फॉर्मूला हमें पता है यहां पर F.S, यानी कि हमें F तो उसने दे दिया वेक्टर फॉर्म में, लेकिन S नहीं पता है। तो वो S, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है तो ये S कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, समझ गए ना। तो ये हमने यूटिलाइजेशन आपको थोड़ा बताया कि कैसे हमें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है जो हम यहां पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही आसान है। जितना ये लिखा गया इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए इतना लिखा गया। तो आप जरा देखो यहां पर, जैसे इसमें नाम क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो गए, तो ये क्या बन गया, ओरिजिन। तो अब कोई पॉइंट यहां पर ए है, ठीक है, यहां पर, और वो ए जो है यहां पर इसके कोऑर्डिनेट दिए गए x1, y1 एंड z1। तो जब ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, जैसे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट P दे दिया गया आपको और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए 2, 3, 4, कुछ भी कोऑर्डिनेट दे दिए गए, तो इस चीज का मतलब क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं इनका क्या मतलब होता है। इनका मतलब होता है कि आप ये जो 2, 3, 4 दे रहे हैं ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के। मतलब आप ये कहेंगे ओरिजिन से जो P है वो x डायरेक्शन में चलेंगे तो 2 पर पड़ेगा, y डायरेक्शन में चलेंगे तो 3 पर, और z डायरेक्शन में चलेंगे तो 4 पर। यानी कि 2, 3, 4 एक स्पेस में एक पोजीशन है ओरिजिन से, जहां पर ये P पॉइंट दिखाया गया है जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है। बाकी x, y, z क्या है वो हमें पता ही है। तो जब भी ऐसे दिए जाएंगे तो उसका मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। तो ओरिजिन अगर यहां पर देखें तो उसके कोऑर्डिनेट हमें पता ही क्या होते हैं, 0, 0, 0। तो ये जो OA वेक्टर हो जाएगा, OA वेक्टर, इसको हम कहेंगे पोजीशन। मतलब ऐसे दिया गया है या ऐसे लिखा गया तो उसका मतलब वो A की पोजीशन है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो आप देखो OA वेक्टर को लिखा गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B। बिल्कुल जैसे ये OA वेक्टर है वो A की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वैसे ये B के लिए हो जाएगा, वो B की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में।
यानी कि ऐसे अगर कभी भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब मान लेते हैं कि कोई पर्सन था, वो यहां पर खड़ा हुआ था, ए पॉइंट पर, इस लोकेशन पर खड़ा हुआ था, फिर ये यहां से इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया और कहां पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर। तो वो ए से बी गया ना, वो इस लोकेशन पर था और इस लोकेशन पर पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ। ए से बी डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं ना, इनिशियल टू फाइनल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप यहां पर देखो कि जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, मतलब ये वाला जो वेक्टर है जिसको हम ए बी वेक्टर, जिसको हमने ऐसे एस दिखा दिया, यहां पर ए बी वेक्टर, तो आप अगर ट्रायंगल लॉ पर जाओ, वैसे तो हमें डायरेक्ट पता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हमें कैसे पता है, जैसे आपको उसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बताया गया था ना कि अगर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हेड टू हेड मिलाते हैं, तो हेड टू हेड है, और इसका मतलब अगर आपको ये ए बी वेक्टर लिखना है तो जिस जैसे ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए लिखोगे या ओ ए माइनस ओ बी, क्योंकि जिसको पहले लिखते हैं हम यहां पर, जैसे हमें देखना कि मतलब जिसकी तरफ हेड है उसी को हम पहले लिखते हैं, वहां पर बताया गया था ना जिसको पहले लिखते हैं उसकी तरफ हेड रखते हैं, तो इसका मतलब हम लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर हो गया? तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए हम डायरेक्ट लिख सकते थे, और यहां पर हमने ट्रायंगल से करके आपको दिखा दिया कि अगर आप इसमें ट्रायंगल मेथड लगाओ तो हम यहां पर दोनों टेल हैं और यहां दोनों हेड हैं, तो ये रिजल्टेंट बनेगा, ये जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट बनेगा किसका, ओ ए और ए बी का। ठीक है, आप देखो क्या लिखा गया, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। वही रिजल्ट आ गया ना जो डायरेक्ट आपने बताया अभी। तो इसका मतलब हमें ये करने की ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसको करके आपको दिखा दिया कि वही चीज जो हमने पहले पढ़ रखी वो डायरेक्ट हम इस लाइन की बजाय हम सीधे सीधे इस वाली लाइन को लिख सकते थे। अब OB की वैल्यू डालो, OB की वैल्यू क्या है, अभी हमने यहां पर दिखा दिया कि जो एक्स वाई जेड दिए होते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिए होते हैं, तो जब उस वेक्टर को लिखना होता है तो जस्ट आप उसके साथ आई जे और के लिख देते हैं, आई जे और के लिख देते हैं। तो आप यहां देखो पहले OB को लिखा गया x2, y2 एंड z2, और फिर OA को लिखा गया x1, y1 एंड z1। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब माइनस साइन है तो ओपन करेंगे तो सारे ये माइनस में हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे x2 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। समझ गया ना? अगर ऐसे आपको दिक्कत है तो मैं ऐसे सॉल्व करके यहां पर आपको बता दे रहा हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले ऊपर वाला लिखेंगे x2i प्लस y2j प्लस z2 k कैप, और ये हो गया x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1 k कैप। घटा दो, ठीक है। तो जब आप घटाएंगे माइनस करेंगे यहां पर जो भी ये ए बी वेक्टर आएगा, तो ये ए बी वेक्टर क्या आएगा, x2 माइनस x1, और क्या आ जाएगा आई कैप, y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा j कैप, और ऐसे आ जाएगा z2 माइनस z1 क्या आ जाएगा k कैप। वही चीज आ गई ना, उसी को डायरेक्ट यहां पर ऐसे लिख दिया गया था इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जैसे सॉल्व करो। अब हमें ये सब कुछ ऐसे रटना नहीं है कि हम इसको एज अ फार्मूला याद कर रहे हैं। आप यहां पर एक चीज पहले ये देखो कि जब भी ऐसे कहीं पर कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते हैं, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए गए हैं तो आपको उनके बाद आई जे और के लगा देना है और ऐड कर देना है, तो वो सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मान ले ये पॉइंट दिया गया है, तो अगर हम ओपी वेक्टर लिखें तो वो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, ये क्या बन जाएगा, ओपी वेक्टर बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? कोई भी वेक्टर बस उसके साथ आई जे के लगा दो, वो वही वेक्टर बन जाएगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और आपको अगर कभी भी दो पोजीशंस दे दी गई हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो आपको करना है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन वो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, उसको डायरेक्ट करना है। कैसे डायरेक्ट करना है, देखो हमने लिखा ए बी, तो इसका मतलब ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। ए बी का मतलब ए से बी, यही तो होगा ना, तो ये फाइनल ये इनिशियल, तो हमें फाइनल पॉइंट पता चल गया। इसमें यही सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में इनिशियल माइनस फाइनल कर डालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना। अब देखो फाइनल क्या है x2 और इनिशियल क्या है x1,
तो हमें ऐसे नहीं करना, हम डायरेक्ट लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप, फिर प्लस का साइन, y2 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 एंड k कैप। वही चीज तो आ गई। अब बैठ के या तो इतना सब लिखो ऐसे, या डायरेक्ट कर लो कोऑर्डिनेट देख, दिस माइनस दिस, तो x से x को घटा दो, y से y को z से घटा दो, और सबके साथ i j के लिख दो, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। अगर a b वेक्टर है तो ये b फाइनल हो गया, a इनिशियल हो गया। उल्टा भी हो सकता है, आपको जरूरत होती a b की नहीं बल्कि b a की जरूरत होती, तो क्या बन जाता a फाइनल और b इनिशियल, तो ये इनिशियल होता ये फाइनल होता, तो हम क्या करते x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस, क्लियर हो गया। तो कभी भी ऐसा जब हमें काम करना होगा तो हम ऐसे सब कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट किया करेंगे जैसे यहां पर हमने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखना तो है नहीं, सब कुछ तो वहां पर लिखा ही हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इसके बाद, लेकिन हम लोग पहले एक काम करते हैं, वेक्टर वाले क्वेश्चंस, ये सॉरी डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस हम लोग पहले कर लेते हैं एंड देन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। If a vector 2i plus 3j plus 8k cap is perpendicular to the vector 4j minus 4i plus alpha k, then the value of alpha is, alpha की वैल्यू आपको बताना है। थर्ड ट्राई करो सभी लोग जल्दी से। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर ही तो हैं, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, जीरो। जस्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो करके आप निकाल लो वैल्यू। निकाल लिया सभी ने? सेकेंड, इसमें दो यही हो जाता है ना, सेकेंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होगा, क्योंकि आप यहां पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसमें गलती हो जाएगी। और ये क्वेश्चन अभी तो खैर काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन पहले ये जब नया नया मार्केट में आया था तब उस समय इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया था। एआईपीएमटी में पूछा गया था 2005 में, उसके बाद टेस्ट में भी कई बार दिया, तो इसी तरह से क्वेश्चन या इसका कहीं जैसा इसमें कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हुए तो कई लोगों ने गलत किया। अभी थोड़ा सा समझ में आ जाता है यहाँ पर क्या किया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें a डॉट बी को जीरो करना है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको a डॉट बी निकालना है पहले, a डॉट बी। तो जब हम a डॉट बी करते हैं तो i को i के साथ और j को j के साथ। इसमें अगर आप देखो तो उसने यहां i लिखा है, लेकिन यहां क्या लिखा, j लिख दिया। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको ध्यान नहीं दिया कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब आपका आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। लेकिन अगर आपने सही किया, मतलब i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और j को j के साथ करेंगे, भले उसको पहले लिखो या ऐसे ही ध्यान से कि i को i के साथ करना है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, और इन दोनों को 8 अल्फा। तो चूंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इसलिए a डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 एंड प्लस 8 अल्फा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा -8 अल्फा इज इक्वल टू 4, या अल्फा इज इक्वल टू -4/8, दैट इज -1/। थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब if vector a is equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap and b is equal to cos omega t by 2 I cap plus sin omega t divided by 2 j cap are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other। orthogonal मतलब परपेंडिकुलर। ये एक जगह पर और टर्म आया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में,
तो ऑर्थोगोनल का मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर। तो अगेन उसने यही तो दिया कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपको बताओ बताना है टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, किस समय वो परपेंडिकुलर होंगे। सॉल्व करें। फोर्थ, फर्स्ट, दो आंसर्स आए, फर्स्ट एंड फोर्थ, और लोग ट्राई करो। थर्ड, बड़े ऑप्शंस आ रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है आपको। ए परपेंडिकुलर टू बी, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट आपको उठाकर जीरो कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई को आई के साथ डायरेक्ट लिख देते हैं। आई और आई क्या है, कॉस ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी बाई टू। तो यहां हमने लिखा कॉस ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू, फिर बीच में लगाया प्लस का साइन, साइन ओमेगा टी, और जे यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू जीरो। अब जैसे ये देखा हमने, हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आ गया, साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी, याद है ना, फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो उसका एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का यूज करना है। यहां क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी आई प्लस बी, याद करो वहां पर बताया गया था जब प्लस होता है तो यहां पर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, तो इसका मतलब यहां पर आएगा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो थीटा कितना क्या होगा, लोग सोच रहे हैं थीटा कितना, थीटा 90 डिग्री पाई बाई टू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, देयरफॉर ओमेगा टी बाई टू, ये कितना होगा, पाई बाई टू। ओमेगा टी बाई टू जीरो है यहां पर, कॉस ओमेगा टी बाई टू, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, पाई बाई टू। मतलब यहां पर टू और टू कैंसिल करेंगे और पता चल जाएगा टी क्या होगा, तो टी हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। फोर्थ जिन लोगों ने बताया था उनका सही था सर। तो क्वेश्चन वैसे ही था कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर जैसे अभी पीछे पूछा गया था कि आपको अल्फा की वैल्यू बतानी थी, यहां पर पूछ दिया गया कि दोनों वेक्टर्स यहां पर परपेंडिकुलर कितने समय के बाद होंगे ऑर्थोगोनल। तो जस्ट हमें फिर से वही करना था, a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहीं से समझ में आता कि क्या निकलना है यहां पर। तो जैसे हमने जीरो किया हमें ये फॉर्मूला मिल गया, उसमें आपने देखा यहां से हमने ओमेगा टी बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पाई बाई टू, टी कितना हो गया, पाई बाई ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नोट कर लिया ना, ये हमने इसीलिए तुम्हें बताया था, एक आपको वहां पर हमने बताया था ना कि जो कॉस थीटा या जो साइन थीटा होते हैं ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। एक एग्जाम्पल भी तुम याद नहीं रखते, एक बताया था ना, जैसे एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स को अगर हम 20 से काटेंगे तो दो सी थोड़े निकलेंगे उसमें से, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थोड़े होता है भाई, एक्स अलग एक लेटर है, ठीक है, और सी अलग लेटर है, या सी पढ़ाते समय टीचर ही पढ़ाता है, पहले एक्स लिखो फिर 20 से काट दो फिर आ जाएगा वहां पर। तो ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया था वहां पर कि आप इस चीज को याद रखो कि ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा पूरा किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है, इंडिविजुअल पार्ट्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इंडिविजुअल पार्ट तभी मल्टीप्लाई हो सकते थे अगर ये कॉस इंटू थीटा होता। तो जैसे कॉस ओमेगा टी
और यहां पर cos ओमेगा t बाई 2 है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये अलग एंगल है और ये अलग एंगल है, मतलब आप समझ लो ये ऐसे लिखा हुआ है cos अल्फा एंड cos बीटा। तो अब आप सोचो इसे आप ऐसे थोड़े लिख देंगे कि cos स्क्वायर अल्फा बीटा, ऐसा नहीं लिख सकते ना। बात क्लियर हो गई ना। तो अब ऐसे नहीं करेंगे कभी कि ये हम ऐसे नहीं से cos को cos से मल्टीप्लाई किया और अल्फा बीटा को आपस में, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, अलग अलग वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तो इसीलिए यहां पर ये फार्मूला ही यूज करना था हमें, जो ये बताया, इसीलिए तो फार्मूला बताया गया। बट ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला बनाया गया है वो इसीलिए तो बनाया गया कि साइन ए, ये कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो उस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया किसी ने? थर्ड, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इज, तो एंगल क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको क्या करना है, एंगल निकालते समय हमने क्या बताया था, सबसे पहले ए डॉट बी सॉल्व करेंगे। तो आपने यहां पर ए डॉट बी निकाला, जैसे एक को ए मान लो एक को बी मान लो, तो ए डॉट बी निकाला, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग यहां पर जैसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप एंड डॉट 3i प्लस 4j एंड माइनस, अब यहां जगह नहीं है लेकिन हम इसमें लिख दे रहे हैं, माइनस 5k कैप, ऐसे लिख दिया, दोनों ए और बी लिख दिया। अब आपको ए डॉट बी पता चल गया कितना होगा, i को i के साथ 9, j को j के साथ 16 प्लस और ये माइनस, तो माइनस 25, यानी कि आ गया 0। जैसे ही 0 आया तुरंत हमें पता चल गया थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको याद आ गया होगा कि वहां पर आपको क्यों लिखवाया गया था, ए डॉट बी की वैल्यू पहले सॉल्व करनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाद में, क्योंकि यहां जैसे हमने ए डॉट बी निकाला वो 0 हो गया, तो अब हमें मॉड ए मॉड बी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं कि हम मॉड ए निकालें मॉड बी, क्योंकि कॉस थीटा जब हम निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, यही चाहिए होता ना। तो आपको बताया गया था पहले इसको सॉल्व कर लो, अगर ये 0 आ गया तो एंगल 90 है, और अगर ये 0 नहीं आएगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Let A is equal to IA cos theta plus JA cos sin theta be any vector, another vector B which is normal to A। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चंस करते हैं कि एक कुछ वैल्यूज दी गई हैं और कुछ आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्व ही नहीं हो सकता यहां पर। अनदर वेक्टर B which is normal to A, उसने कहा दूसरा वेक्टर बताओ, अगर एक वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर बताओ। तो ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कैसे? आप इन चारों को छोड़ो ऑप्शंस को, आपको एक वेक्टर ए दिया गया, तो मान लेते हैं कोई भी ए वेक्टर ऐसे हमने मान लिया। अब ये जो ए वेक्टर है वो दूसरे कोई भी बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कहा गया, तो आप वो दूसरा वेक्टर यहां पर बना लो जेड डायरेक्शन में, मतलब ये जो बी वेक्टर है वो सपोज कर लिया के कैप है, 1k कैप, 1k कैप, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला ए वेक्टर किधर है, आई और जे प्लेन में होगा ना, मतलब वो एक्स और वाई प्लेन में है और ये जेड में है। तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये वाला ए वेक्टर इसी प्लेन में हो जाएगा ना, और जो जेड होगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर हम इस वेक्टर की बात करें, इस वेक्टर की बात करें, तो ये ए के परपेंडिकुलर होगा ना, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम b को कह सकते हैं, b क्या होगा 1k कैप, 1 की जगह अगर 2k कैप लिख दो तब भी तो 0 ही आएगा। रीजन क्या है कि k को i के साथ, k को j के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 0 ही तो आना है। तो यहां पर 2 लिखो, 2.1 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, कुछ भी लिख दो, तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, बस उसके साथ हमें क्या लिखना होगा, k, और जैसे हमने k लिखा आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि वो वेक्टर a के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट टाइप से वेक्टर बन सकते हैं जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, तो हम ऐसे इसको सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसने इसमें कुछ दिया ही नहीं है।
उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखो। उसने कहा कि अगर एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर बी आपको बताना है विच इज नॉर्मल टू ए इज। तो दूसरा बी वेक्टर इसमें से कौन सा हो सकता है जो ए के नॉर्मल हो। तो इसी में से ढूंढना है ना तुम्हें, अपना आंसर तो लिख नहीं सकते। उसने दिया है 4, हमने पांचवा आंसर बना के लिख दिया कि के कैप होगा, तो ये तो नहीं कर सकते हो ना। इन्हीं 4 में से तुमको ढूंढना पड़ेगा कि वो 4 वेक्टर में से कौन सा है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो मतलब हिट एंड ट्रायल लगाना है आपको कि आप इनमें मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ और जो आंसर आ जाए उसी को आप टिक कर देंगे। तो हमारा पहला वेक्टर क्या है उसको हम पहले लिखते हैं यहां पर, a इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा एंड प्लस जे ए साइन थीटा। ठीक है। अब जो दूसरा वेक्टर है वो हमें चेक करना है। तो आप यहां पर देखो दूसरा वेक्टर क्या होगा। अब आप देखो पहला अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहां पर हम लिख दे रहे हैं ऐसे ही यहां पर कि जो पहला आंसर है वो हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले यहां पर लिखने की ऐसी जरूरत है, ऐसे चेक करा देते हैं हम, बार बार क्या लिखना उसको। अगर पहले आंसर देखो तो पॉसिबल नहीं कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जे को जे के साथ करोगे, बीच में साइन क्या रहेगा, प्लस। और अगर प्लस लगेगा तो कटेगा तो है नहीं, यानी कि क्या जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता। ऐसे इसमें भी बीच में क्या रहेगा, प्लस। तो जब प्लस रहेगा तो क्या जीरो आ सकता है, नहीं। तो इसका मतलब हमें ये तो पहले ही पता चल गया कि पहला और दूसरा तो होगा नहीं। तो अब बचे कौन से, थर्ड और फोर्थ। तो हम थर्ड वाले को पहले चेक करते हैं। थर्ड वाले को हमने लिखा यहां पर आई बी साइन थीटा और माइनस जे बी कॉस थीटा। जरा इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए डॉट बी, आई को आई के साथ, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखो यहां पर दोनों कैंसिल हो गए ना, और दोनों कैंसिल होने का मतलब ये हो गया जीरो। इट मींस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो मतलब यही आंसर सही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको। तो इसमें हिट एंड ट्रायल आपको यूज करना था कि आपको ऑप्शंस में से ढूंढना था कि कौन सा ऑप्शन यहां पर हम टिक करें जो इसके साथ यहां पर ए के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर। नोट कर लिया। नेक्स्ट 30 नंबर, क्या आएगा, सेकेंड। द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज। अब इसके जो ऑप्शंस हैं यहां पर वो अगर आप देखो तो सब स्केलर लिखे हुए हैं ना, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि वेक्टर फॉर्म में हमें नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं, उनको लगता है नहीं लिखा तो वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर के टर्म में लिखा हुआ है लेकिन वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है कि इसके साथ में डायरेक्शन भी लगी होती है, लेकिन ए डॉट बी क्या है, स्केलर, सिर्फ क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मतलब हमें यहां पर देखना है द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन आपको बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या देखा था, ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई क्या था, बी। ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, यही तो था ना प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब आपको इसको इस तरह से लिखना है, तो चूंकि इसमें आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम यहां पर लिखते हैं ए डॉट और बी एक साथ लिख देते हैं। ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है ना, यूनिट वेक्टर बी कैप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया यहां पर बी कैप, यानी कि ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया ए डॉट बी। सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करो 31।
फर्स्ट सभी लोग करो, है नहीं कुछ क्वेश्चन में, उसमें सब कुछ तो आपको समझा दिया गया ना। सीधे बस जो फॉर्मूला बताया गया उसमें वैल्यूज ही तो रखनी है और क्या करना है। The velocity of a particle is v 6i plus 2j minus 2k cap. The component of the velocity of a particle parallel to vector a I plus j plus k in vector form is, मतलब उसने आपको एक पार्टिकल की वेलोसिटी दी है वेक्टर फॉर्म में और उसने कहा है इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको बताना है किस वेक्टर के पैरेलल, पैरेलल का मतलब उसी वेक्टर के अलोंग, कौन सा वेक्टर, a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के का। अब की बार ऑप्शंस अगर आप देखो तो कैसे दिए गए, वेक्टर फॉर्म में दिए गए ऑप्शंस। तो वेक्टर फॉर्म में दिए होने का मतलब क्या है कि हमें यहां पर वेक्टर पूरा निकालना है, मतलब अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड ट्राई किया था, अब की पूरा हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है। निकालिए जल्दी से सभी लोग, वही a डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई a डॉट बी और बाहर ब्रैकेट के लिखेंगे b और नीचे क्या लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ v along a, जैसे a along b लिखते हैं वैसे v along a यहां पर लिखा जा रहा है, तो कैसे आप लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू v डॉट a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर वेक्टर a। आप एक चीज और ध्यान देना कि जिसका कंपोनेंट हम लिख रहे होते हैं वो पूरे फार्मूले में एक ही बार लिखा हुआ है। जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है नीचे a था कि a स्क्वायर था कि क्या था, मतलब a स्क्वायर था या v स्क्वायर था, तो देखो v का कंपोनेंट लिख रहे हैं ना, तो v सिर्फ एक बार आया, बाकी सब कहीं a ही आ रहा है, जिसके अलोंग लिखेंगे वही सब कहीं लिखा होगा, ये एक बार रहेगा। अब आपको इसमें देखकर पता चल रहा है कि आपको दो चीजों की जरूरत है, एक तो यहां पर इस डॉट प्रोडक्ट की और दूसरा a के मैग्नीट्यूड की, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा गया है। तो हम लोग यहां पर अलग से निकाल के देख लेते हैं कि v डॉट a की वैल्यू क्या आएगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से देखकर कर लेते हैं ना। i को कहां गया, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस j को j के साथ 2, k को k के साथ -2, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा v डॉट a। और a का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर, तो सब कहीं 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहां भी 1 स्क्वायर, यहां भी 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा √3, ठीक है। दोनों वैल्यूज यहां पर रख देते हैं, तो v डॉट a कितना है 6, a वेक्टर एट इट इज रखना है, a वेक्टर कितना है i प्लस j एंड प्लस k का डिवाइडेड बाई a स्क्वायर का मतलब 3, तो ये कट करेंगे यहां पर क्या आ जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा आंसर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। A particle is displaced from position 2i minus j cap plus k cap to another position 3i plus 2j minus 2k cap under the action of the force of 2i plus j minus k. The work done by the force in an arbitrary unit. सिमिलर नीट में पूछा गया था। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ये कई सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। वो मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो AIEEE वगैरह देख लो, आप IIT का देख लो, कोई भी क्वेश्चन जेई वगैरह का देख लो, कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अलग अलग मेडिकल के एग्जाम्स में भी पूछे गए, नीट में भी पूछा गया 2016 में। निकालेंगे जल्दी, पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा ना, एस फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तो मामला फंस गया, फर्स्ट होगा कि थर्ड होगा, पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं।
डिस्प्लेसमेंट यहां पर देखें फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हम पूरा ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख देते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आप समझ ही जाएंगे क्या करना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो देखो उसने क्या कहा, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इस पोजीशन से टू अनदर पोजीशन, तो ये बनेगा इनिशियल और ये बनेगा फाइनल, ठीक है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यानी कि हम लिखेंगे 3i प्लस 2j एंड माइनस 2k कैप, और माइनस इनिशियल, तो इनिशियल चूंकि यहां माइनस लग गया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2i प्लस j माइनस k कैप। अब हम ये s की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 3i माइनस i को i से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3i माइनस 2i क्या हो जाएगा i कैप, फिर 2j और प्लस तो क्या हो जाएगा 3j कैप, और माइनस 2 माइनस तो ये आ जाएगा माइनस 3k कैप, ठीक। फोर्स आपको दिया गया है, वर्क होता है F डॉट S, F की वैल्यू रखते हैं, F की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस k कैप। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट मुझे लिखना रहेगा दिखाने के लिए, यहां पर i प्लस 3j एंड माइनस 3k कैप, ठीक है। चलो i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और i तो कितना आ जाएगा 2, फिर j 3 और प्लस 3, तो यहां पर 3 और यहां पर क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, 3 हो गया, माइनस k कैप, और ये माइनस, तो माइनस 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 नहीं होता है, क्या हो जाता है प्लस, तब आएगा 3 और तब आएगा कितना 8। तो जिन लोगों ने 2 निकाला था वो ऑप्शन बनाया हुआ है कि आप जल्दबाजी में माइनस माइनस लिख दिया -3 और 3 काट दिया, क्या आ गया 2, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा, थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ये सब चीजों के लिए अलर्ट रहो, एग्जाम में यही होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस, 3 गुणे 2 बराबर 5, यही सब एग्जाम में लिखते हैं, तो कैलकुलेशन पर सा ध्यान रखना रहेगा आपको। नेक्स्ट ट्राई करें, फर्स्ट डायरेक्ट यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर आपसे पूछा गया। अब जैसे फर्स्ट को, ये जो अभी आप 33 नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और 33 और 34 क्वेश्चन का जो मतलब वहां पर जो बेस है वो दोनों क्वेश्चंस का एक ही है, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसमें क्या पूछा गया और उसमें क्या पूछा गया वो दोनों में एक है, लेकिन दोनों के कैलकुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो ये वाला क्वेश्चन, ये नोट कर लिया ना सभी ने, लिखो लिखो जल्दी से, 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें और 34 नंबर के क्वेश्चन में बेसिक चीजें एक ही जैसी आपको दिखेंगी, लेकिन कैलकुलेशन वाइज काफी डिफरेंस है। हो गया ना, देखो 33 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा है, फोर्स और वेलोसिटी दिया गया है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू F डॉट V, यही तो करना रहता है। तो फोर्स और वेलोसिटी को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, I को I के साथ कितना हो जाएगा यहां पर 120, और फिर J को J के साथ कितना हो जाएगा -60, डायरेक्ट कर देते हैं, I को I के साथ 120, 15 इंटू 4 -60, और लास्ट में क्या आएगा 15 माइनस, तो 120 माइनस 60 60, और 60 माइनस 15 मतलब 45 वॉट। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। मतलब एक बात तय है कि अगर आपसे पावर कही गई है तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है, वही हमने यहां पर किया। अब क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो हम यहां पर वेलोसिटी या फोर्स में से कोई भी चीज आपको डायरेक्टली ना दें, बल्कि हम उसे इनडायरेक्टली आपसे पूछ लें उसमें, यानी कि आपको डायरेक्ट यहां पर दिया गया था, तुरंत डॉट प्रोडक्ट करके निकाल दिया। आपके सामने कुछ ऐसा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है जिसमें आपको यहां पर इन चीजों में से कोई भी चीज को कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा एंड देन किलोग्राम।
begins to move, यानी कि आपने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, begins to move under the action of a time dependent force, मतलब begins to move मतलब वो मूव करना स्टार्ट करता है इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के अंतर्गत, अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, दिस वेयर आई कॉमा जे आर यूनिट वेक्टर along x एंड y, वो तो हमें पता ही। व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम t, आफ्टर टाइम t उसने पूछा है कितनी पावर डेवलप होगी। सीधी सी बात है, अगर उसने सिर्फ पावर लिखा है तो एवरेज या इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस पावर हमें पता है क्या होता है, P इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ तो उसने सीधे सीधे आपको दे दिया, एफ इतना है, लेकिन उसने वी आपको नहीं दिया है। अब इसका मतलब जब तक v नहीं निकलेगा तब तक हम पावर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो वो v कैसे कैलकुलेट करना है वो सोचना है। अब आप सोचो कि उसने मास दिया है और फोर्स दिया है, तो जैसे ही आपके पास फोर्स और मास दिखता है न्यूटन आ जाते हैं तुरंत, सपने में आने लगते हैं, F बराबर एम है, तो F इक्वल टू एम है, मतलब हमारे दिमाग में तुरंत ये क्लिक कर जाता है कि हम एक्सलेशन तो निकाल ही सकते हैं, और भैया एक्सलेशन निकाल लिया तो वेलोसिटी निकालने में क्या दिक्कत, एक्सलेशन से वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं। कैसे, अगर अब देखो एक्सलेशन से वेलोसिटी निकालने में फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्सलेशन से वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो हमने पढ़ा जिसमें आपको बताया गया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो हमने आपको एक जगह पर लिखवाया था कि जब भी एक्सलेशन आपके सामने आएगा और वहां से आपको कुछ भी निकालना है तो आपको सोचना है, एक तो जीरो होता है, तो जीरो तो यहां नहीं है, तो जीरो वाला भूल गए, जीरो होता है तब तो हम सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो तो यहां लगना नहीं। अब यहां एक्सलेशन है, तो एक्सलेशन में दो चीजें और बताई गई थी कि या तो ये कांस्टेंट होगा और या फिर वेरिएबल होगा, तो यहां कैसा है होगा, क्योंकि फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो एक्सलेशन भी डिपेंड करेगा, और अगर वेरिएबल एक्सलेशन है तो कैलकुलस लगेगा या इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलस लगना है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट। एक्सलेशन से वेलोसिटी निकालना आता है ना सबको, कैलकुलस में बताया गया था डी बाई डी टी लिखेंगे और इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। स्ट्रेटजी समझ में आ गई ना क्वेश्चन की, आगे क्या बचा, कैलकुलेशन कर डालो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास, वेक्टर से कोई लेना देना नहीं इंटीग्रेशन में, वेक्टर जहां है जैसे वैसे ही छोड़ते जाएंगे आप उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप एंड डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू 1, तो यहां से एक्सलेशन आ जाएगा, एक्सलेशन को हम सीधे लिख देते हैं dv बाई dt, तो यानी कि dv बाई dt की वैल्यू आ गई यहां पर 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, देन आप लिखेंगे dv इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप और ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं dt, कर देते हैं इसे इंटीग्रेट। उसने कहा था कि जो बॉडी है वो इस फोर्स की वजह से चलना स्टार्ट करती, मतलब वो रेस्ट में रखी होगी, आपने फोर्स लगाया उसने चलना स्टार्ट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फिर आप क्या करेंगे, टाइम t इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी लेंगे जीरो, फिर उसने कहा टाइम t पर आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पर वेक्टर लगा दो, वेक्टर फॉर्म में निकालना है ना हमें, वेक्टर लगा हुआ है ना सब कहीं, तो हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी, निकालना तो पावर है, लेकिन उस पावर के लिए हमने पहले ही समझ लिया ना कि हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमने बस ये ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेट कर दो, ये पता है ना क्या होगा, क्या होगा, v के बराबर, और यहां पर 2 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन, ठीक है, और प्लस यहां पर यह हो जाएगा 3t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 जे कैप। लिमिट क्या रखना, रखनी पड़ेगी, रखने की जरूरत है नहीं, टी रखोगे वही रहेगा, माइनस जीरो कर देंगे सब जीरो हो जाएगा, यानी कि यही आना है, v आ गया। अब v की वैल्यू क्या आ गई, 2 कैंसिल 3 कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, बस यही निकालना था, पावर निकालने के लिए एफ डॉट वी कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ए बी सी डी लिख गया है, 1 2 3, उसमें तो 1 2 3 4 ही लिखा हो ना, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो पिछला था वही क्वेश्चन ये है, 33 और 34, बस अंतर क्या था, 33 में डायरेक्ट आपको एफ और वी मिल गया था, और यहां पर उसने डायरेक्ट आपको एफ और वी नहीं दिया, बल्कि उसने आपको यहां पर ऐसा बनाकर दे दिया कि वी आपको कैलकुलेट करना पड़ा यहां पर, किससे, इंटीग्रेशन मेथड से। मान ले इसी क्वेश्चन को हमें कुछ चेंज करना है, हमने फोर्स कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट फोर्स करेंगे तो एक्सलेशन कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सलेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो हमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन से आएगा, नहीं आएगा, लेकिन फिर हम इंटीग्रेट क्यों करें, डायरेक्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं ये हम आगे भी आपको सिखाएंगे, स्पेशली सिखाएंगे मोशन इन प्लेन में, तो वहां पर इस टाइप की चीजें फिर से आपके सामने आएंगी, और उसमें आपको कांस्टेंट वाला और वेरिएबल वाला दोनों तरह के केसेस बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन ऐसे तो टफ है, लेकिन अगर आपको पीछे की चीजें आ रही तो टफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी यहां पर बना ली थी ना कि जो पावर है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स उसने डायरेक्ट दे रखा था, वेलोसिटी नहीं दिया था, तो हमने सोचा वेलोसिटी कैसे निकालें, तो जैसे हमने देखा और क्या दिया गया, तो देखा मास दिया गया, मास था तो यहां से हमें एक्सलेशन दिमाग में आ गया, और एक्सलेशन से वेलोसिटी निकालना हम लोग पहले ही कर चुके हैं कैलकुलस में, तो वहां पर बस वेक्टर इन्वॉल्व नहीं था, तो वेक्टर से क्या लेना देना, जहां आई था वहां आई रख दिया, जहां जे था वहां जे रख दिया, बाकी मेथड तो सब कुछ वही है ना, इंटीग्रेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। If A1 and A2 are two non-collinear unit vectors and if A1 plus A2 is equal to root 3, then the value of A1 minus A2 dot to A1 minus A2 is, ये आपको निकालना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसकी स्ट्रेटजी आप समझो पहले। जैसे उसने कह दिया नॉन कोलिनियर वेक्टर, यहां पर दो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं A1 और A2। यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या हो गया कि जो A1 है उसको लिखा तो ऐसे गया है, मतलब सिंबल ऊपर का जो एरो है वो ऐसे बनाया गया, कैप नहीं बनाया गया, लेकिन उसने लिख दिया है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब A1 का मैग्नीट्यूड और A2 का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे 1 के। एक बात तो उसने ये दे दी, नॉन कोलिनियर का मतलब है कि उनके बीच का एंगल 0 या 180 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन में 0 या 180 होता है। If A1 plus A2 is equal to root 3, then the value of this। अब आप सोचो उसने A1 plus A2 दे, इसकी वैल्यू पूछी है उसने, तो अब ये कोई ऐसे तो है नहीं कि वेलोसिटी बताओ, एवरेज यहां पर एक्सलेशन बताओ, ऐसा तो कुछ कहा नहीं उसने। उसने कहा इस फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे ना, तब हमें रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि हमारी जरूरत क्या है। हम इस क्वेश्चन को जब यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब पता चलेगा हमें चाहिए क्या, तो जो चाहिए होगा वो हमें क्वेश्चन में उसने दे रखा होगा कि यहां से हमें क्या चाहिए, और यहां पर हमें जो चाहिए था वो हमने यहां पर लिख भी दिया है। तो पहले हम करके देखते हैं इसे, A1 माइनस A2 लिखा हुआ है यहां पर, एंड डॉट 2 टाइम्स A1 माइनस A2, ये लिखा हुआ ना, A1 माइनस A2 2 टाइम्स A1 माइनस A2। अब इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करके लिखनी है यहां पर। तो अब आप यहां पर देखो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ कर देंगे। तो पहले करते हैं इसे, तो A1 को इसके साथ जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, जैसे अलजेब्रा में करते हैं, A1 डॉट A1, A1 डॉट A1, ये लिखेंगे ना। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें समझाना है इसलिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहे हैं। फिर A1 को इसके साथ करेंगे, माइनस A1 डॉट A2। अभी आप समझ लेंगे तो खुद ही आ जाएगा समझ में कि हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकते थे। फिर यहां पर देखो क्या है, फिर A2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर इसके साथ, माइनस यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स A1 A2 डॉट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स A1 डॉट A2, और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A2 डॉट A2, ठीक। अब आप इसे फिर से सिंप्लीफाई करो, A1 डॉट A1 की वैल्यू, जबकि उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं 1, क्या होगी वैल्यू बताओ, A1 डॉट A1 क्या होगा, 1 होगा ना। A1 डॉट A1 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, हम अलग से बता दे रहे हैं आपको। A1 डॉट A1, तो
तो आप यही तो लिखोगे 1 इंटू 1 इंटू, और दोनों सेम एंगल है तो cos जीरो भी तो 1 होता है। आपको हमने बताया ना, सेम अगर यूनिट वेक्टर्स है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा, डॉट प्रोडक्ट, वो 1 हो जाएगा। डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होगा जबकि वो i, j और k होंगे, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसको हम cos थीटा लिख सकते हैं। तो a डॉट a 1 हो गया, तो सिमिलरली b डॉट b भी तो 1 ही होगा, b1 b2 सॉरी b1 डॉट b1। ऐसे ही जब आप, सॉरी b1 नहीं a2 है ना, b1 कहां से मैंने लिख दिया, a2 है ना यहां पर, a1 a2 इस तरह से। तो इसी तरह से a2 डॉट a2 लिखेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी 1 आ जाएगा। और अगर हम डिफरेंट का लिखते हैं a1 डॉट a2 तो क्या है, फिर 0 cos थीटा। हमने बताया था ना, इसको डिफरेंट का लिखेंगे तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 तब लिखेंगे जब i और j होगा या j और k होगा। अगर i j k होता तब 0 लिख देते, लेकिन अगर i j k नहीं है तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा। यहां पर हमें नहीं पता a1 a2 के बीच का एंगल क्या होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, cos थीटा। तो ये चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से हमने आपको समझा दिया, यहां पर एहसान मानो मेरा। तो यहां पर 2 a1 और a1 तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 माइनस, ये दोनों ऐड कर सकते हैं, -2 और -3 हो जाएगा ना। चलिए ऐसे लिख देते हैं अभी a1 a2, और फिर क्या है a2 डॉट a2 क्या हो जाएगा 1। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, cos थीटा। तो यहां पर आ जाएगा 2 + 1 3 लिख देते हैं सीधे, 3 माइनस 3 cos थीटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने इसको डॉट प्रोडक्ट किया करके, पूरा इसको हमने एक्सप्लेन करके यहां पर लिखा, तो उस कंडीशन में हमें पता चला कि सिर्फ हमें cos थीटा चाहिए। cos थीटा का मतलब क्या है, a1 और a2 के बीच का एंगल, यही तो चाहिए। a1 a2 आपको दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड कितना, √3, तो यहां से cos थीटा तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि a और b का अगर हम a प्लस b लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वहीं से तो cos थीटा आएगा ना। निकाल तो हम डायरेक्ट भी सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले हम फार्मूले से ही बता देते हैं। आप समझ में आया ना कि ये a1 और a2 आपको, ये मॉड ऑफ a1 a2 क्यों दिया गया था, √3, इसी से हमें निकालना है cos थीटा। तो ये हो जाएगा √1², a1² लिखोगे 1², मैग्नीट्यूड क्या दिया 1, 1² + 1² + 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू √3। ठीक है ना। तो अब आप रूट हटा देंगे दोनों साइड से, तो रूट हटाएंगे तो यहाँ 1 + 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और वहां पर हो जाएगा 3, यानी कि 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो cos थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ये इधर जाएगा 1 / 2, cos थीटा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये गड़बड़ हुआ यहाँ 3, नहीं ये तो सही था ना, 3 माइनस 3 कहां से आ गया, ये ऐड करके आए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या आंसर गड़बड़ दे दिए क्या, नहीं सही तो लग रहा है, कुछ नहीं गड़बड़ है, सब सही, मेरा दिमाग गड़बड़ हो गया। 3 माइनस 3/2 cos थीटा की वैल्यू रख दी, तो 6 - 3 3 / 2, सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है, और जो इधर वाला पार्ट है ये हमने अननेसेसरी जो पार्ट है, क्योंकि ये तो हम पहले आपको समझा चुके, फिर मुझे लिखना पड़ गया क्योंकि तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, और ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व किया गया, यहां से हमने एंगल कैलकुलेट किया है। ठीक है,
निकालनी थी। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, ये क्वेश्चन जस्ट ये सारी चीजें हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की वजह से इतना बड़ा हो गया, वरना तो हम यहीं पर लिख लेते कि हमें ये चीज अगर पहले से ही समझ में आ गया कि a1.a1 या फिर a2.a2 उसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर हम a1.a2 करेंगे मतलब डिफरेंट का, तो उसकी वैल्यू होगी cos थीटा। ये आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बताया गया, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहां पर करते a1.2a1 यानी कि 2 टाइम्स a1 आएगा ना, तो हम सिर्फ 2 लिखते क्योंकि a1.a1 क्या होगा 1, और फिर मतलब हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाते। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है a1 और a2, तो हम यहां पर देख रहे हैं माइनस, ठीक है, तो यहां पर लगाए माइनस, सॉरी माइनस, और फिर a1.a2 हम लिख देते a1.a2, इस वाले एरो के हिसाब से देखो a1.a2, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हम a1.a2 2 टाइम्स a1.a2 लिखते, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर ये नहीं लिखते, डायरेक्ट हम क्या लिख देते 1। और ये यहां पर जो है ये a1.a2 या a1.a2 ये जो है ये दोनों cos थीटा है, तो डायरेक्ट पता है cos थीटा, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं रहती, फिर हम डायरेक्ट लिख देते उसको 3 cos थीटा, मतलब वो स्टेप अपने आप ही कम हो जाते जब आपको ये चीजें याद रहती हैं। इसलिए कहा जाता है बार बार रिवाइज करो कि यहां पर डायरेक्ट वो चीज आई सीधे सीधे उठा के लिख दिया, यहां तक निकाल लिया। अब बात आती थी cos थीटा निकालने की, cos थीटा कैसे निकले? cos थीटा के लिए आपको दिया गया था मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 दैट इज इक्वल टू √3। हमें ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमने सॉल्व करके आपको बता दिया, क्योंकि अगर √3 के अलावा कुछ होता तो बिना कैलकुलेशन के नहीं आता, तो कैलकुलेशन से चाहे वो √3 होता चाहे वो √2 होता कुछ भी होता, कैलकुलेट करके हम आराम से निकाल सकते थे। लेकिन अगर √3 है तो कैलकुलेशन से वो यहां पर जरूरी नहीं आप करो, आप उसको रोम्बस से भी कर सकते हैं। रोम्बस में हमने आपको क्या बताया था कि रिजल्टेंट अगर, जैसे आपको क्या बताया गया था कि अगर दोनों वेक्टर ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं सेम हो दोनों वेक्टर्स के, और जो रिजल्टेंट है वो या तो जैसे इनकी वैल्यू ए के बराबर है, तो रिजल्टेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो या तो ए हो और या फिर √3 टाइम्स ए हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सेट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो आप यहां पर कर सकते हैं, तो जैसे यहां पर ए की वैल्यू क्या थी 1, तो ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा √3, यानी कि अगर उसका रिजल्टेंट √3 है तो हम सेट कर सकते हैं रोम्बस में। कैसे देखो आप यहां पर, रिजल्टेंट हमको लेना है ना √3, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहां पर, सब्ट्रैक्शन नहीं रिजल्टेंट लेना, तो ऐसे बनाएंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो अगर ये एंगल कितना हो 120, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, और ये वाली वैल्यू √3, ठीक है। जो 120 से स्टार्ट होता है वो 1 होता है, और जो दूसरे से स्टार्ट होता है वो √3 होता है, ये हमें पता है। तो 120 से हमें लेना ही नहीं, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लेते हैं ना, ये एक वेक्टर होगा, ये दूसरा वेक्टर होगा, ये उसका रिजल्टेंट हो गया। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट √3 है तो एंगल क्या होगा 60, तो यहां पर यही तो दिया गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है √3 मैग्नीट्यूड वाइज, तो एंगल क्या होगा 60। बट ये अपने हिसाब से आपको सेट करना होता है कि हमें क्या करना है, हमें एडिशन चाहिए, हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो जैसे हम सब्ट्रैक्शन वाला भी एक जगह पर बता चुके हैं, या एडिशन से बता दिया कि आप यहां पर क्या रखते 60, तो आप सोचो यहां 60 रखते तो cos 60 कितना होता है 1/2। तो हमने हर जगह दोनों तरह से बताया, क्योंकि कुछ लोग रोम्बस की प्रॉपर्टी को जरूरत पड़ने पर यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हर जगह यूज नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होती, वो सिचुएशन आपको यहाँ पर बता दी गई, या तो ये हो या ये हो तो रोम्बस यूज हो जाएगा, लेकिन उसको भी अपने हिसाब से सेट करना है ना, कि हमें कौन सा एंगल लेना है, कौन से वेक्टर्स कैसे दिखाने, तो अगर कर सकते हैं यूज तो आपको वो भी हमने बता दिया। आपको अगर इजीली समझ में आ जा रहा है, आपको लगता नहीं हमारे लिए इजी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा ये कैलकुलेट करके आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर एक ही आना है, ठीक है क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे। ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने हमने मिसलेनियस वाले में दे रखे हैं, तो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस, तुम लोगों का जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो थोड़ा सा आगे मैंने शिफ्ट किया है कुछ कारणों से, क्योंकि एक बैच लास्ट में पीछे स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा टेस्ट पेपर एक्चुअल में जल्दी ज़्यादा टेस्ट पेपर बनाना थोड़ा पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि टेस्ट पेपर अगर ज़्यादा बनाओ तो फिर क्वालिटी नहीं होती उसमें, तो उसमें काफ़ी हमें टाइम लगता है टेस्ट पेपर बनाने में। तो टेस्ट हम नॉर्मली सबके साथ में करवाएंगे, तो थोड़ा सा उनका भी सिलेबस पीछे चल रहा है, वो भी आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है, और आगे शिफ्ट है तो इसी
ये थोड़ा सा सिलेबस भी ज्यादा है। ज्यादा का मतलब पूरा सेकंड वाली बुकलेट हमने, फर्स्ट बुकलेट हटा दी इस बार हमने, यूनिट डायमेंशन वाली। तो सेकंड बुकलेट कंप्लीट है, मतलब पूरे मोशन इन 1D फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लो। और फिर इसके अलावा इस वाली बुकलेट का सिर्फ वेक्टर एनालिसिस वाला पार्ट हम रखेंगे। थोड़ा सा एक जो है संडे है आगे शिफ्ट कर दिया गया है टेस्ट। समझ में आ गया ना? और टेस्ट जो है सबको देना है, आपकी साइन होंगे सबके, साइन जैसे करते हो ना रोज, हाँ तो वो काला चिट्ठा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, तो साइन करना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट नहीं दोगे तो मैंने बता ही दिया था क्या होगा, ठीक? तो वो घर पे जाएगा, फिर घर वालों से निपटना। और टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो सबका ही लगता है हमारे यहाँ। मतलब जैसे हमने कुछ कुछ स्टूडेंट ने बताया कि कई जगह पर टेस्ट शुरुआत के टॉप 50, टॉप 10, टॉप 100 जो भी लगाने होते वो लगाते हैं। हम टॉप ऑफ का नहीं, हम सबका लगाएंगे, जिसका माइनस में मिला उसका भी लगाएंगे। मेरा जैसे कई बार टीचर सोचते भाई इसका नंबर लगाएं बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, मेरा नंबर कम आया फलाना, मेरा बस हम टीवी पे चलवा दें। क्या डिप्रेस है, पढ़ते क्यों नहीं हो? जब पढ़ोगे तब नंबर आएंगे ना, तो तुमको हम बचाएंगे कहीं से भी नहीं। वो तुम्हारा जो भी है काला चिट्ठा वो लगेगा सबके सामने ही, तो इसलिए पढ़ना शुरू करो। हम वहां तुम्हें सेफ नहीं करेंगे कि तुम डिप्रेस ना हो फलाना, डिप्रेस काहे का डिप्रेशन? पढ़ोगे तो डिप्रेशन ही नहीं होगा। तो पढ़ के आओ, ऐसा कोई पेपर तो है नहीं कि तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तुम्हारा माइनस में नंबर आ रहा है। माइनस में आने का मतलब क्या है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो सबको पता चले ना, अकेले तुम अपने तक क्यों रखो? सबको बताते ना तुम नहीं पढ़ते हो, तो सबका लगेगा रिजल्ट पूरा A to Z। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि जैसे इसमें होता है ना, टीचर्स को ये भी लगता है कि हमारे कोई और देख लेगा कि इनके माइनस में भी नंबर आ रहे हैं। हाँ तो आ रहे हैं तो हम क्या करें? जो नहीं पढ़ेगा उसका माइनस में ही आएगा ना, प्लस में थोड़े आएगा। तो सबको लगा रहे हैं, ऊपर भी तो नंबर आ रहे हैं ना, 150 160 भी तो आ रहे हैं, माइनस में भी आ रहे हैं। तो पढ़ा तो हम सबको एक ही चीज रहे हैं कि वो जिनका 150 160 आ रहा है उनको कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे वहां पर पढ़ रहे हैं। तो रिजल्ट सबका लगेगा एक तरफ से, और सबको टेस्ट भी देना है, सोच लेना। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट यहां पर हम लोग देखते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट का अपना एक यूटिलाइजेशन था, वहीं पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको समझा दिया था कि ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं, दो ये जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए उनका यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों ऐसा किया गया, वो हम समझा चुके हैं। तो अब क्या होता है, सीधे वहीं पर हम लोग आ जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोगों ने समझ लिया था, डॉट प्रोडक्ट होती है स्केलर क्वांटिटी और क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी। तुम तो लोग सदमे में चले गए लग रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डिफाइंड एज, जैसे ऐसे ही दो वेक्टर्स हो जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हमें डिफाइन करना है तो A डॉट B लिखते हैं, वो होता है AB cos थीटा। अगर उनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम लिखेंगे A क्रॉस B। तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी? A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B एंड कॉस थीटा। और या फिर हम सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस सॉरी साइन थीटा कॉस। डॉट प्रोडक्ट ही भी पढ़ा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट से बाहर निकल आते हैं, साइन थीटा, और यहां पर एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम लोग एन कैप, ठीक है? तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप यहां पर आ जाएगा। अब ये एन कैप क्या है ये भी हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आप इसे नोट करो। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड्स हैं ए और बी के, साइन थीटा, और एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर जो हम लोग अभी समझ रहे हैं। नोट कर लिया? अब इसी को सिंपल वे में अगर लिखना है आपको तो आप यहां पर मॉड वगैरह ऐसे ना लिखकर सिर्फ लिख सकते हैं ए बी, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड यहां पर हो जाएगा उसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी मॉड, and this is equal to mod of A and mod of B sin theta, और या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। मतलब सही तरीका यही है कि आप ऐसे लिखें, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी लगता है, टाइम लगता है देखने में, तो हमें यहां पर ऐसे लिखना आसान लगता है, ए बी साइन थीटा, तो नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हुए चलते हैं, ठीक है? बट समझा हुआ होना चाहिए कि यहां पर अगर ऐसे लिखा गया तो वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा गया।
एन कैप के बारे में समझ लेते हैं। अब जैसे ये तो यहां पर हो गया, ठीक है, कि क्या कंडीशन है यहां पर। अब हमें एन कैप के बारे में समझना है। ये जो एन कैप यहां लिखा गया, इसका मतलब क्या है? तो जैसे आपको बताया गया था कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये यहां पर जो दिखाया गया ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? डायरेक्शन उसकी। अब ये डायरेक्शन कैसे होगी यहां पर वो देखना है। तो इस डायरेक्शन को कैसे बताया गया? कहा गया कि ये जो एन कैप है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है और ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर आएगा जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, या हम कह दें ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये ए और बी दोनों लाई कर रहे हैं। देखो क्या लिखा गया, आप बुकलेट में पढ़ो, यहां थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। एन कैप a unit vector perpendicular to both A and B, that is perpendicular to the plane containing A and B, direction of A cross B, direction of n cap determined by right hand thumb rule। मतलब जो यहां पर ये जो दिखाया गया है एन कैप, उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन कैसे करेंगे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे ए क्रॉस बी और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो होंगे, उसी की डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे अगर हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू 3i कैप, तो इसका मतलब क्या है? ये एफ डैश की, एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आई कैप की डायरेक्शन, यानी कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में होने का मतलब इस एफ की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन? आई कैप। तो बिल्कुल वही कंडीशन यहां पर है कि जो ए क्रॉस बी ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब चाहे हम कह दें इस वेक्टर की डायरेक्शन, चाहे हम कह दें एन कैप की डायरेक्शन, दोनों सेम ही है और उसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? बाई राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल पर। राइट हैंड थंब रूल को हमें यहां पर समझना है कि ये राइट हैंड थंब रूल किस तरह से हम यूज करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल में जो जो बातें हैं वो समझ लो, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है, क्या दिक्कतें आती हैं, वो भी हमें समझना है, क्योंकि रूल तो बहुत आसान होता है, इसको अप्लाई करना सिर्फ कठिन लगता है कि कैसे हम अप्लाई करें। तो यहां पर देखो कि राइट हैंड थंब रूल में ये वेक्टर आपको दिखाया गया पहला ए, ये दूसरा वेक्टर यहां पर दिखा दिया गया है बी, और इन दोनों के बीच का ये एंगल यहां पर दिखा दिया गया, दैट इज थीटा। ठीक है, मतलब ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ हमने दिखा दिया और ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। तो राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो समझो। सबसे पहले तो राइट हैंड का होना रिक्वायर्ड है, बिना तो वो तो सबके पास रहता है, तो राइट हैंड होना चाहिए। नहीं, सीधी सी बात है, राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड की जरूरत पड़ेगी हमें, तो राइट हैंड होना जरूरी। उसके बाद आपको रखना कैसे, जैसे इस तरह से जो हाथ दिखाएगा, ये सब लाइन वाइन दिखा दी है ना, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, ऐसे होता है ना? नहीं पता? यही होता, मिला लो। हृदय रेखा तो सबके में है, मुझे कंफर्म। मस्तिष्क वाली चेक कर लो है कि नहीं? वो चेक कर लो है कि नहीं। जीवन रेखा भी होगी, भाग्य रेखा देख लो है कि नहीं। और एक और लाइन होती है, यहां से चलती है ऐसे, ये होती है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा जिसके पास होती है ना, उसका नसीब बड़ा अच्छा माना जाता है बिल्कुल है सच में है। बट मेरे में एक प्रॉब्लम हो गई, वो यहां तक तो सही सही आई, फिर यहां से ऐसे टर्न कर गई। बस यही प्रॉब्लम है, इसका होना तो अच्छा है, लेकिन ये आगे जाके भाग्य रेखा को अगर इसने कट कर दिया तो प्रॉब्लम्स होती है। मेरे में है, ये देखो है, फिर ये जाके इधर कट कर दिया इसने, क्या देख के करोगे? अरे ये देखो ये है, और फिर देखो इधर घूम गई। हाँ, तो हम इधर से इसको घिसते रहते इसको मिटा दें हम यहां से, तो यहां तक का मामला तो ठीक है। खैर देखते हैं, तो वापस आ जाओ। ये जो यहां पर है, हाथ को हमें, जैसे अगर आपको यहां पर ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, हाँ वहां देख कुछ नहीं होता है, बकवास। कर्म करो कर्म, ये कार्मिक हाथ है, कर्म करना है इससे।
ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस हाँ मैंने पढ़ा है ना, कीरो हस्तरेखाएं। ए क्रॉस बी जो यहां पर है, तो जैसे आप यहां पर ध्यान दो थोड़ा, बहुत हो गया ये, इससे कुछ नहीं होना, ये पढ़ोगे इसी से होना है जो कुछ होना है। ए क्रॉस बी यहां पर है, तो आपको करना क्या है कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको ए पर फिंगर्स रखना है और बी की तरफ उसको टर्न करना है, बस एकदम सिंपल सा रूल है। पहले वाले वेक्टर पर फिंगर रखना है और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ टर्न करना है, और उस समय जो भी आपका थंब होगा, स्ट्रेस थंब, वो आपको देगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो जैसे आप यहां पर ए वेक्टर ऐसे है, तो आप ए पर यहां पर फिंगर्स रखेंगे और बी की तरफ टर्न करेंगे ऐसे, ठीक है। तो जो स्ट्रेस थंब मतलब थंब सीधा रखना, ये नहीं कि ऐसे थंब नीचे झुका लिया, हाँ ठीक। तो आपको नीचे नहीं रखना है, थंब कैसे रखना है, ऊपर रखना है थंब, ठीक है ऐसे। तो थंब आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। तो जब आप ए से बी की तरफ टर्न करेंगे तो जो थंब होगा वो आपको क्या देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये थंब की जो डायरेक्शन है ये होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात तो हमें समझ में आसानी से आ जाती है कि भाई ए पर रखना है, बी की तरफ टर्न करना है, ए क्रॉस बी हो गया, यहां पर डायरेक्शन हो गई। लेकिन जब अप्लाई करने पर आते हैं तब होती हैं प्रॉब्लम्स, वहीं पर प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं। तो अब आपको समझना यही है इसे हमें अप्लाई कैसे करना है। जैसे आप यहां पर ए और बी दोनों वेक्टर्स को इमेजिन करो कि जैसे एक वेक्टर इसमें ये मान लिया ब्लू वाला हो गया ए और ये रेड वाला वेक्टर हो गया बी, ठीक है। तो आपको ए और बी पर यहां पर फिंगर रखकर बी की तरफ टर्न करना है। तो हम लोग बस इतना ही याद रखते हैं, लेकिन इसमें आगे के पॉइंट ही आपको याद रखने। वो पॉइंट क्या है समझो, कि आप यहां पर क्या करते हैं, जैसे आपको ए पर रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी रख लेते हैं, नीचे भी रख लेते हैं। ए पर ही तो हम हाथ रख रहे हैं, फिंगर से ए पर ही रख रहे हैं। तो हमें यही समझना है कि कैसे रखना है। तो जो आपकी कलाई है वो आपको इधर रखना है, ठीक है, और जो पाम है उसको रखना है दूसरे वेक्टर की तरफ। जैसे कई लोग क्या करते हैं, ए पर फिंगर फिर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब ना तो इधर कुछ है और ना ही इधर कुछ है ठीक है। तो आपको यहां पर वेक्टर की तरफ पाम रखना है ना, दूसरे वेक्टर की तरफ। इसीलिए आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप यहां पर फिंगर्स रखने को कहा गया तो बस आप फिंगर रख देते हैं, ए पर रख दिया। अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर है क्या, कुछ नहीं, वेक्टर तो इधर है ना। तो आपको पाम किधर रखना है, किधर रखना है, दूसरे वेक्टर की तरफ। मतलब पहले वेक्टर पर फिंगर रखना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि पहले वेक्टर पर फिंगर रखते समय हमारा जो पाम है वो दूसरे की तरफ होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब देखो वेक्टर दूसरा इधर है और हमारा पाम किधर है, दूसरे वेक्टर की तरफ, और फिंगर किस पर है, ए पर। अब आप ऐसे रखोगे तो देखो पाम ऊपर चला गया, ऐसे रखोगे पाम नीचे चला गया, ऐसे रखेंगे पाम इधर चला गया। तो ये जो पाम है ये आपका होना चाहिए दूसरे वेक्टर की तरफ, तब ये सही तरीका हो जाता है और तब आप लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि हमको दो बातें देखनी, कि ए पर फिंगर तो रखना है लेकिन इस तरह से कि जो पाम हो वो किधर हो, दूसरे वेक्टर की तरफ। तब आप टर्न करेंगे ऐसे, और तब जो स्ट्रेच थंब होगा वो आपको क्या देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। क्लियर हो गया ना? तो जो कलाई होती है आपकी उसको आपको ज्वाइंट की तरफ रखना होता है। मतलब जैसे इन दोनों का ज्वाइंट इधर है ना, तो कलाई को इधर रखना है और पहले पर वेक्टर इस तरह से, पहले पर फिंगर्स इस तरह से कि पाम आपका किधर होना चाहिए, दूसरे वेक्टर की तरफ, और फिर ऐसे आप टर्न करेंगे थंब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ए क्रॉस भी ऐसे हो गया। तो देखो यहां पर दिखाया गया, जब हम ऐसे टर्न करते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये ए क्रॉस भी ऊपर की तरफ दिखाया गया आपको, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहां पर, कि आप यहां पर इस तरीके से ये फिंगर्स को टर्न किया गया, ऐसे दिख रहा होगा ना, ऐसे टर्न किया। नेल पॉलिश लगा देते हैं ग्रीन, ठीक, आप समझ में आ रहा ना। ए क्रॉस बी यहां पर ऐसे हो गया और इसे टर्न किया गया, फिंगर्स को ऐसे टर्न किया गया बी की तरफ, तो ये ए क्रॉस बी को देगा। यहां पर मैंने ऐसे दिखा दिया था, ठीक है, समझाते समय ए क्रॉस बी, तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको देगा। क्लियर हो गया ना सब? यही बस रूल होता है। तो मेन जो इसमें पॉइंट था वो ये नहीं था कि रूल क्या है, मेन पॉइंट है कि आपको हाथ को कैसे सेट करना है वो देखना था। तो उसमें याद रखना है जो कलाई आपकी है उसको रखना है ज्वाइंट की तरफ, और आपको फिंगर रखना है पहले वेक्टर पर और पाम रखना है दूसरे वेक्टर की तरफ। फिर टर्न करेंगे, सीधा थंब आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी।
आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं जरा कुछ अप्लाई करके। जैसे आप देखो यहां पर इस प्लेन में आपको दिखा दिए गए दो वेक्टर ए क्रॉस बी, और यहां पर भी ए और बी दिखाया गया, बट इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है ए क्रॉस बी, तो ऐसे एरो बना दिया गया थीटा का, और इसमें हम बी क्रॉस ए दिखा रहे हैं। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि आप यहां पर ए पर फिंगर रखेंगे। हाँ रखो रखो, करके देखो तभी होगा। ऐसे क्या क्यों, तुम्हारी कॉपी नीचे है, ऐसे क्या तुम्हारी कॉपी नीचे है तो नीचे रखो ना हाथ। एग्जाम में ये तरीका गलत है जो तुम ऐसे कर रहे हो, एग्जाम में करोगे मारे जाओगे, तो इसलिए नीचे रखकर ही चेक करो उसको, जैसे आपको करना है वैसे ही करना है यहां पर, ठीक है। तो आप यहां पर जैसे ऐसे, तो आप कॉपी पर रख रहे हैं ना, देखो ये नकलची बंदरों वाला काम मत करो, ये जब नकल करोगे तो फिर यहां पर तो अप्लाई कर लोगे, फिर दूसरी जगह फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में भरो कि जैसे बताया जा रहा है, कोई जरूरी थोड़ा कि हर जगह तुम्हें डायग्राम ऐसे ही बना मिले, ये कॉपी उठाकर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे यहां पर बताया जा रहा है उस चीज को दिमाग, ये मत देखो कि मैं हाथ यहां पर कैसे रख रहा हूं, आपको क्या देखना है, आपको क्या बताया गया, पहले वेक्टर पर फिंगर रखना है, तो रखो पहले वेक्टर पर फिंगर, हम नहीं रखेंगे, रखा, और पाम रखना है दूसरे वेक्टर की तरफ, और फिर आप टर्न कर दो, तो थंब कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। जैसे यहां पर देखो ए और पाम हमारा है दूसरे वेक्टर की तरफ, ऐसे टर्न किया, थंब कैसे जा रहा है, आउटवर्ड, यानी कि यहां पर जो भी डायरेक्शन हो जाएगी वो आउटवर्ड हो जाएगी, उसको हम डॉट से दिखाएंगे। यहां पर इस चीज को आप ध्यान रखना कि जैसे हम दो सिंबल्स यूज करते हैं, डॉट एंड क्रॉस, तो डॉट और क्रॉस दोनों का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों का ही मतलब है परपेंडिकुलर। तो ये जो डॉट है उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, या ऐसे लिख देंगे आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। तो यहां पर देखो क्रॉस वाले, ये इसमें देखो क्या दिखाया गया, इसमें आप यहां पर चेक करो, बी पर फिंगर रखना है, तो रखो बी पर फिंगर, बी पर फिंगर रखेंगे, लेकिन पाम रखना है ए की तरफ, तो ऐसे टर्न करना पड़ेगा ना नीचे की तरफ, जैसे ऐसे कॉपी है ना, तो ऐसे आप रखो हाथ, जैसे मैं रख रहा हूं, बी पर फिंगर रखेंगे, थंब जाएगा डाउनवर्ड, और ए की तरफ पाम है आपका रखा है ना, आप टर्न करेंगे तो थंब कैसे रहेगा, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। यहां पर देखो हमने बी पर रखा, ए की तरफ टर्न किया, इसमें इनवर्ड दिख रहा है, लेकिन आपकी कॉपी नीचे रखी तो कैसे दिखेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को हम कैसे दिखाएंगे, क्रॉस से, बी क्रॉस ए, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हम यहां पर बी क्रॉस है और हमने फिंगर्स तो पहले वाले पर रख दिया, जैसे मान ले पहले पर फिंगर रखा लेकिन हमने ऐसे रख दिया, अब आपसे क्या कहा गया है कि पाम होना चाहिए किधर, दूसरे वेक्टर की तरफ, आप पाम रख रहे हैं यहां पर किधर, पहले वाले वेक्टर की तरफ, तो कैसे डायरेक्शन निकलेगा, ऐसे टर्न करोगे तो क्या निकलेगा, यहां पर ऐसे नहीं रखना है, आपको पाम रखना है दूसरे वेक्टर की तरफ और फिंगर रखना है पहले वाले पर, यहां पर देखो फिंगर रखना है पहले वाले पर, पाम रखना है दूसरे वाले की तरफ, ठीक है, बस यही दिमाग में रखो, फिंगर एंड पाम, फिंगर पहले पर, पाम दूसरे की तरफ, तभी सेट होगा, अदरवाइज आप चाहे जैसे रखो प्रॉब्लम ही होगी। तो यहां से हमें डायरेक्शन पता चल गई कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हम कैसे निकालेंगे, कहीं पर भी होगा, यही दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। अब आप देखो यहां पर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी कैसे दिख रहा है आपको, आउटवर्ड, बी क्रॉस ए कैसे दिख रहा है, इनवर्ड दिख रहा है। मतलब अगर हम यहां पर देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एक पॉइंट ऐसे बनाएं तो ऊपर की तरफ जो वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी होगा, तो फिर नीचे की तरफ जो वेक्टर होगा वो बी क्रॉस ए होगा, कैसे भी दिखा दो। जैसे ये यहां पर देखो ये कैसा है, आउटवर्ड है ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए कैसे है, इनवर्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये ए क्रॉस बी हो गया और ये कैसे हो गया, बी क्रॉस, ये अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ, तो अगर आप देखेंगे तो दोनों अपोजिट ही तो मिलेंगे आपको, ऐसे रख दो तब भी अपोजिट है, यानी कि इन दोनों के बीच का अगर आप एंगल देखोगे तो कितना मिलेगा, 180। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो वो एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर पाई, पाई लिख दें या फिर हम 180 डिग्री लिख दें, ठीक है।
बना लेना, ये भी साइड में कहीं बना लो। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, जबकि A डॉट B डॉट A के बराबर था, बट A क्रॉस B क्या B क्रॉस A के बराबर होगा? नहीं होगा। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो देखो क्या लिखा गया, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं। अब आप शुरुआत से याद करो, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं था, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था और क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें यहां पर हो गई, 4 में से 2 हैं कॉम्यूटेटिव और 2 नहीं है। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। अगर आप सीक्वेंस बदल देते हैं तो माइनस लग जाएगा। कैसे? जैसे आपको बताया गया था नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर के पहले माइनस लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर हम इस B क्रॉस A के पहले माइनस लगा दें तो इसको पलटना पड़ेगा आपको, ये पलट जाएगा, क्या बन जाएगा, इधर की साइड में A क्रॉस B की साइड में, यानी कि हम कह सकते हैं A क्रॉस B जो होगा वो माइनस B क्रॉस A। कैसे याद रखेंगे कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है ऐसे, आपको उसका सीक्वेंस चेंज करना है तो आप उसका साइन चेंज कर दो सीधे। जैसे आपको लिखा मिल गया कहीं पर P क्रॉस Q, लेकिन आपको लिखना है Q क्रॉस P, तो P क्रॉस Q को अगर Q क्रॉस P लिखना है तो माइनस लिखकर आप लिख सकते हैं Q क्रॉस। ठीक है, सीक्वेंस बदल दो बस आप वहां पर, आपको यहां पर सॉरी सीक्वेंस बदलने के लिए आपको क्या चेंज करना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A मैग्नीट्यूड वाइज, देखो मॉड लगाया गया, ए बी साइन थीटा। अब जैसे यही A है यही B है, वही एंगल थीटा है, बस इसमें हमने ऐसे टर्न किया था, उसमें हमने वैसे टर्न कर दिया, लेकिन हमने कुछ चेंज थोड़े किया। A वेक्टर B वेक्टर एंगल भी वही है। इसका मतलब अगर हम ए बी साइन थीटा मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो चाहे हम ए बी साइन थीटा लिखें और चाहे हम बी ए साइन थीटा लिखें, मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो सेम ही, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्वमेंट तो हो नहीं रहा मैग्नीट्यूड में, तो इसीलिए लिखा गया दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो सारी चीज एकदम क्लियर है, यहाँ पर मेन डायरेक्शन निकालना था जो हमें ध्यान रखना था। ठीक है।